तो अगर आपका दर्द मांसपेशियों या जोड़ों से उठ रहा है और ऐसा दिखता है तो गाबापेंटिन आपकी मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपका दर्द नसों से उठ रहा है और ऐसा दिखता है और वो फील करता है झंझनाहट की तरह, जलन की तरह, इलेक्ट्रिक शॉक की तरह, तो गाबापेंटिन कैन बी वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेडिसिन वी हैव। सो यहीं पे बहुत सारे मरीज जो हैं वो गलत चले जाते हैं या वो गलत सोचने लगते हैं। वो गाबापेंटिन लेते हैं गलत तरह के दर्द के लिए, उनको आराम नहीं मिलता है और वो डॉक्टर से बोलते हैं डॉक्टर ये मेडिसिन तो बेकार है और ऊपर से साइड इफेक्ट्स की चिंता और है, ये क्यों दे दी। तो लेट्स क्लियर दिस डाउट आउट टुडे बेस्ड ऑन व्हाटएवर रिसर्च एविडेंस वी हैव। मैं हूं डॉक्टर आमोद, एक एक्रेडिटेड पेन स्पेशलिस्ट और मैं दिल्ली में इंटरनेशनल पेन सेंटर में काम करता हूं। तो चलिए आइए बात करते हैं गाबापेंटिन के बारे में। तो सबसे पहला सवाल यह है कि मरीजों को ये कंफ्यूजन आखिर होती क्यों है। गाबापेंटिन को समझने के लिए हमें सबसे पहले दर्द को समझना जरूरी है। हालांकि हम ये सिंपल शब्द इस्तेमाल करते हैं सब कुछ एक्सप्रेस करने के लिए, जिसे हम दर्द बोलते हैं, लेकिन हर तरह का दर्द एक तरीके का नहीं होता है। वो मांसपेशियों से उठ सकता है, जोड़ों से उठ सकता है, नसों से उठ सकता है और इन सब अलग अलग प्रकार के दर्दों की ट्रीटमेंट एक समान नहीं होती है। और एक मेडिसिन जो एक दर्द में काम करे जरूरी नहीं है वो सब दर्दों में काम करे। अगर हम बात करें कि किस प्रकार के दर्द हैं तो ये दो मुख्य प्रकार के हैं। पहला वाला वो जो मांसपेशियों, जोड़ों, बोन्स, लिगामेंट्स इन सब से आता है। ये एक डल पेन रहता है, सोरनेस या एकिंग सेंसेशन की तरह महसूस होता है और बहुत बार मूवमेंट से बढ़ता है। दूसरे तरह का जो दर्द है वो नसों का दर्द है, जो नसों में डैमेज या इरिटेशन होने की वजह से होता है। ये अपने आप भी हो सकता है, अपने आप इलेक्ट्रिकल शॉक की तरह, टिंगलिंग की तरह, बिना किसी इंजरी के ये महसूस हो सकता है और इसको हम नर्व पेन कहते हैं। बहुत बार एक ही पेशेंट में ये दोनों तरह के दर्द कोएग्जिस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से दर्द को डिस्क्राइब किया जाता है, अगर मरीज हमें ये बोलता है कि जलन है, करंट है, झंझनाहट है, सुनपना है, छूने से दर्द आ रहा है, रात में दर्द आ रहा है, तो ये सब नसों की दर्द की तरफ ज्यादा पॉइंट करते हैं। आसान भाषा में अगर समझाना चाहूँ तो एक गाड़ी में अलार्म बज रहा है। अगर गाड़ी का अलार्म बज रहा है तो ये दो मुख्य कारण से हो सकता है। एक तो गाड़ी को किसी ने तोड़ने की कोशिश करी या उसमें कोई डैमेज हुआ जो आप मांसपेशियों या जोड़ों या बोन्स के दर्द से रिलेट कर सकते हैं, और दूसरा अगर अलार्म में ही कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से भी ये बच सकता है और इसको हम नसों की प्रॉब्लम की तरह से रिलेट कर सकते हैं। सो अब सवाल ये उठता है कि गाबापेन आखिर कहाँ फिट होती है, ये कब इस्तेमाल करनी है। गाबापेंटिन एक नॉर्मल पेन किलर नहीं है। वो इन्फ्लेमेशन पे या मांसपेशियों के दर्द में काम नहीं करती है। वो काम करती है ओवर एक्टिव नर्व्स को काम करके, यानी कि उनको थोड़ा सा रिलैक्स करके, और वो अफेक्ट करती है उन नर्व सिग्नल्स को, उन दर्द के सिग्नल्स को जो हमारे ब्रेन तक पहुंच रहे हैं। इसीलिए वो काम करती है नसों के दर्द में। और जब हम उसको दूसरे प्रकार के दर्द में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमें फायदा नहीं मिलता है। अगर थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो इंटरेस्टिंगली गाबापेंटिन को पहले एपिलेप्सी के लिए बनाया गया था। ये 1990s की बात हो रही है, लेकिन बाद में डॉक्टरों ने देखा कि ये ओवर एक्टिव नर्व्स को काम करती है और इसका इस्तेमाल पेन कंडीशंस में ज्यादा होने लगा। आज के दिन की बात करें तो ये कॉमनली यूज मेडिसिन है नसों के दर्द के लिए। नसों के दर्द एग्जांपल जैसे कि शियाटिका हो गया, स्लिप डिस्क से जो नसों का दर्द आता है जो पांव में जाता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गया, हर्पीस के इन्फेक्शन के बाद जो दर्द आता है जिसे हम पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया कहते हैं उसके अंदर। इन सब कंडीशंस में पेन जो है वो बहुत मैटर करती है और बहुत सिवियर हो सकती है और इन्हीं सब में गाबापेंटिन का रोल रहता है। अब हम आगे बात करते हैं कि किस फॉर्म में आती है और इसको किस मात्रा में या किस डोज पे लिया जाता है। ये ज्यादातर टैबलेट की फॉर्म में आती है, बट और फॉर्म्स भी अवेलेबल हैं। इसकी डिफरेंट स्ट्रेंथ्स होती है, 100 मिलीग्राम, 300 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम, 450 मिलीग्राम, 600 मिलीग्राम, 800 मिलीग्राम, बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल है। साथ ही साथ इसकी प्रिपरेशन भी डिफरेंट टाइप की हो सकती है। एक इमीडिएट रिलीज जो अभी ली और अभी काम करेगी, थोड़े टाइम के लिए काम करेगी, फिर शरीर से निकल जाएगी। एक सस्टेन्ड रिलीज जो स्लोली बॉडी में रिलीज होगी, लंबे समय तक काम करेगी। उसके अलावा ये दवाई और दवाइयों के साथ कॉम्बिनेशन में भी आती है, और नसों की दवाइयाँ जैसे कि नॉरट्रिप्टिलिन। तो इस दवाई की डोज जो है वो फिक्स्ड नहीं है। मैक्सिमम अलाउड डोज 3600 मिलीग्राम पर डे है। कभी कभी एक्सेप्शनल सिचुएशंस में हम इसको 4800 मिलीग्राम्स तक भी ले जाते हैं, लेकिन इसकी डोज डिसाइड होती है आपकी एज को देखते हुए, आपके किडनी फंक्शन को देखते हुए, आपका दर्द को देखते हुए, आपकी बॉडी की सेंसिटिविटी को देखते हुए,
और आपको क्या परेशानियां हैं, क्या उम्र है, कैसे आप दवाइयों को रिएक्ट करते हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए हम आपकी डोज को डिसाइड करते हैं। और जनरली हम इसको लो डोज में स्टार्ट करके धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। एकदम से बहुत बड़ी डोज इस्तेमाल करना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक, जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं और फिर लोग जो है इस दवाई को नहीं लेना चाहते हैं। तो अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जो हमें देखने को मिलते हैं वो है थकान लगना, ज़्यादा नींद आना, चक्कर आना या थोड़ा बैलेंस इश्यूज लगना। कभी कभी हाथ पाँव में थोड़ी स्वेलिंग आ सकती है, उसके साथ ही साथ वेट गेन आ सकता है, माइल्ड स्टमक डिस्कम्फर्ट या उल्टी की सेंसेशन, मूड डिस्टर्बेंसेस, कन्फ्यूजन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो ये दवाई अच्छे से टॉलरेट की जाती है और कंपेयर टू अदर सिमिलर पेन किलर्स इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं वो माइल्ड रहते हैं। ये और सिडेटिव मेडिकेशंस के साथ, स्लीपिंग पिल्स के साथ और स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स के साथ, अल्कोहल के साथ, इन सब के साथ इंटरेक्ट करते हुए आपकी ड्राउजीनेस को या सिडेशन को बढ़ा सकती हैं। इसलिए जब भी ये दवाई लिखी जाए तो आप क्या क्या ले रहे हैं और दवाइयाँ या ऐसे हैबिट्स के बारे में आपको अपने डॉक्टर को बताना बहुत ज़रूरी है। दिस मेडिसिन इज़ अनलाइकली टू कॉज लिवर और किडनी डैमेज, तो उसकी आपको चिंता ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे कॉमन अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो थोड़ा सा थकान लगना या चक्कर आना सबसे ज़्यादा यही बोला जाता है। मरीज ज़्यादातर वापस आके ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे दिन में थोड़ी नींद लग रही है, कभी कभी चक्कर लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे माइंड पूरा ठीक से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट। इन साइड इफेक्ट्स का ये मतलब नहीं है कि ये दवाई आपको नुकसान कर रही है। ये दवाई आपके नर्वस सिस्टम पे काम करके उसको रिलैक्स करती है और ये जो साइड इफेक्ट्स हम बोल रहे हैं ये उसी का नतीजा है। इसकी डोज को अगर हम स्लोली इंक्रीज करेंगे तो ऐसे साइड इफेक्ट्स आने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। स्लोली मतलब कुछ हफ्तों के अंदर, एकदम से नहीं, एक दिन दो दिन, थोड़ा धीरे धीरे करके। और अगर बहुत जल्दी इसको इंक्रीज किया जाए तब ऐसे साइड इफेक्ट्स आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मैं जब इस दवाई को शुरू करता हूँ तो मैं ज़्यादातर नाइट टाइम डोज से शुरू करता हूँ ताकि अगर ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स हो तो वो नींद में ही निकल जाए और आप जब सुबह उठें तो ऐसी कोई परेशानी होने के चांसेस बहुत कम हो। एक अहम सवाल, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनके लिए काम नहीं करी, ऐसा क्यों होता है, ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ज़्यादातर इसलिए देखा गया है क्योंकि बहुत सारे लोग गाबापेंटिन को एक नॉर्मल पेन किलर की तरह ट्रीट करते हैं। वो सोचते हैं आज हमने दवाई ली, 2 दिन ली, 4 दिन ली, उससे अगर असर नहीं आया तो ये काम नहीं कर रही है। क्विटिंग अर्ली यानी कि इस दवाई को जल्दी छोड़ना इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस ऑफ व्हाई इट डज नॉट वर्क फॉर यू। ज़्यादातर इस दवाई में पहले 1-2 हफ्ते में हमें साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं और इसका जो नर्व को रिलैक्स करने का, नर्वस सिस्टम को काम करने का जो इफ़ेक्ट है उसको आने में समय लगता है। कभी कभी ये समय लंबा भी हो सकता है, यानी कि 4 से 6 हफ्ते भी लग सकते हैं। और ज़्यादातर लोग इससे पहले ही साइड इफ़ेक्ट्स के चलते हुए इस दवाई को बंद कर देते हैं, यानी कि उसको पूरा मौका ही नहीं देते हैं कि वो काम करके दिखा पाए कि वो असल में आपको हेल्प कर सकती है या नहीं कर सकती है। ये दवाई जनरली बॉडी से किडनी के जरिए निकलती है और अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है पहले से तो उनकी डोज को एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि कई बार अगर ये शरीर में एक्यूमुलेट हो जाए तो कंफ्यूजन या फॉल्स का रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए डॉक्टर आपकी किडनी फंक्शन को देखते हुए इस दवाई की डोज को डिसाइड करते हैं और बहुत बार आपसे किडनी फंक्शन का टेस्ट भी करवाने को बोलते हैं बिफोर दे डिसाइड ऑन द डोज ऑफ व्हाट नीड्स टू बी गिवन। जैसा कि हमने पहले भी बोला, अगर इसको और पेन किलर दवाइयाँ जैसे कि ओपियोइड्स या एंजाइटी मेडिसिन या स्लीपिंग पिल्स के साथ में लिया जा रहा है तो ये भी एक अहम पॉइंट हो जाता है इस दवाई की डोज को डिसाइड करते समय। तो एक और सवाल ये उठता है कि डॉक्टर साहब आपने कहा कि इसको लंबा ट्राई करो, हमने कर लिया, तो अब सवाल ये है कि इसको आखिर कितने टाइम तक ट्राई करें और उसके बाद हम बोलें कि इसको अब हमें छोड़ना चाहिए या ये काम नहीं कर रही है। तो इसका सही मायने में मैं आपको जवाब दूं तो जवाब एक रीजनेबल डोज पे है जो आपकी बीमारी और बॉडी को देखते हुए डिसाइड की जाती है। और उस डोज पे अगर आपने इसको 6 से 8 हफ्ते दे दिए हैं और उसके बाद आपको कोई इंप्रूवमेंट नहीं मिल रहा है तो इसको बंद करना बिल्कुल सही डिसीजन होगा। लेकिन इसको हम मैक्सिमम डोज तक नहीं ले जाते हैं। किस डोज तक हम ले जा पाते हैं ये बहुत बार इस बात से भी डिसाइड होता है कि आप क्या डोज टॉलरेट कर रहे हैं और आपका पेन का एक्चुअल रीजन क्या है, यानी कि आपका डायग्नोसिस क्या है। और इसको बंद करते समय ये बात इंपॉर्टेंट है कि इसको अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है तो धीरे धीरे टेपर करके बंद करें, क्योंकि उससे कोई और साइड इफेक्ट्स या विड्रॉल इफेक्ट्स आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एक और सवाल कि इस दवाई का एंड पॉइंट क्या है, यानी कि हम ये दवाई ले क्यों रहे हैं, हमारा रियल गोल क्या है, हम ये कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि इससे हमें फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ।
अगर आप इस दवाई को एक नॉर्मल पेन किलर की तरह देखेंगे तो नॉर्मली हमारा गोल रहता है कि पेन बिल्कुल चला जाए, बट जैसा कि मैंने ये बोला, ये नसों के दर्द में काम करती है, तो इसका गोल ये नहीं रहता है कि आपका पेन 100% चले जाए। इसका काम है नसों को काम करना, इतना काम करना कि आप आराम से सो पाएं, आप आराम से मूव कर पाएं और आप बेटर फंक्शन कर पाएं, यानी कि मोटे तौर पे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाए। तो अगर ये आपको एक सिग्निफिकेंट रिलीफ दे रही है जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो रही है, तो मैं इस दवाई को कामयाब मानता हूँ। मैं इसको परसेंटेजेस में डिफाइन करना सही नहीं समझूंगा, क्योंकि ये जो पैरामीटर है ये पेशेंट टू पेशेंट, कंडीशन टू कंडीशन चेंज हो जाता है। और इस दवाई से अगर आपको आराम मिल रहा है तो खाली आराम नहीं दे रही है, ये आपको ये भी बता रही है कि आपका जो डायग्नोसिस है, यानी कि जो प्रॉब्लम है वो नसों से रिलेटेड है। तो ये डायग्नोसिस में भी मदद करती है, खास करके उन सिचुएशंस में जब दोनों प्रकार के दर्द, जिसके बारे में हमने पहले बात करी थी, एक साथ में हो। तो कितना प्रतिशत दर्द नसों की वजह से है या प्रिडोमिनेंट कंपोनेंट आपकी पेन का कौन सा वाला है, वो डिसाइड करने में भी ये हमारी मदद करती है। फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि गाबापेंटिन एक नसों के दर्द के लिए दवाई है। ये एक रूटीन पेन किलर नहीं है जो आप मांसपेशियों या जोड़ों के दर्द के लिए लेते हैं। ये नसों के दर्द के लिए इस्तेमाल होता है, जिसके हमने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स पहले ही दे दिए। इसका असर आने में समय लगेगा, तो प्लीज़ बी पेशेंट। साइड इफ़ेक्ट्स शायद पहले आ जाएं, उनको मैनेज किया जा सकता है। आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में ज़रूर परामर्श करें। और इसकी कोई मेजर सेफ्टी कंसिडरेशंस नहीं है कि किडनी को फेल कर देगी या लिवर पे बहुत ज़्यादा असर कर देगी, ऐसी हमें कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसको अगर हम सही मरीज़ में, सही डोज पे, सही एक्सपेक्टेशंस के साथ सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये बहुत हेल्पफुल हो सकती है। और अब इतनी सारी जानकारी जानने के बाद आप इस कंडीशन में जरूर होंगे कि आप ये डिसीजन ले पाएं कि आपको ये दवाई लेनी है या नहीं लेनी है। सो दिस इज डॉक्टर आमोद मनोचा, पेन स्पेशलिस्ट फ्रॉम इंटरनेशनल पेन सेंटर, साइनिंग ऑफ। एंड ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।